फाइन स्टूडेंट, प्रीपोजिशन। पिछले क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन समझा प्रीपोजिशन का, कि प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है, करेक्ट। कितने अलग अलग तरह के प्रीपोजिशन हो सकते हैं ऑन द बेस ऑफ कंस्ट्रक्शन, ऑन द बेस ऑफ वर्किंग मतलब वही ऑन द बेस ऑफ फंक्शन, कितने डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, वो हम लोगों ने पिछले क्लास में समझा है। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे रूल्स एंड रोल्स ऑफ प्रीपोजिशन, यानी कि प्रीपोजिशन को यूज करना है तो कौन से रूल्स को हम फॉलो करें, समझे। और प्रीपोजिशन किस टाइप का रोल परफॉर्म करता है। एक तो हम सिंपल जानते हैं, फर्स्ट वन देखो, पिछले क्लास में ही बात किए थे। ए प्रीपोजिशन is usually followed by a noun। आमतौर पे क्या होता है, प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन आता है, वही प्री प्लस पोजिशन। हाँ करेक्ट, जैसे यू शुड लिव बिफोर लेट्स से सनराइज। यू शुड लिव बिफोर सनराइज। बताओ ये स्टूडेंट क्या है, बिफोर क्या है, प्रीपोजिशन है ना, इट इज ए प्रीपोजिशन। और सनराइज क्या है, नाउन है। तो यहां पे क्या लिखा गया कि ए प्रीपोजिशन इज यूजुअली फॉलोड बाय ए नाउन। प्रीपोजिशन क्या है, प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है। कहने का मतलब ये हुआ जो डेफिनेशन में लिखा गया है, प्री प्लस पोजिशन। सेकेंड देखो, हाँ, ए प्रोनाउन कैन बी ऑल्सो यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। सही बात है ना, कल का ही बिल्कुल, ये मैं कल ही लिखा चुका हूं, पिछले क्लास में मैं लिखा चुका हूं, बट इसमें मुझे और भी अच्छे से बताना है, और भी बहुत सारा रूल्स है। ए प्रोनाउन कैन बी ऑल्सो यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। एग्जाम्पल देखो, द इशू was settled, the issue was settled down between him and her। हाँ, ये प्रोनाउन तो मतलब दो भी हो सकता है, करेक्ट। नाउन एक भी हो सकता है या दो भी हो सकता है, हम जानते हैं। ए प्रीपोजिशन में हैव मोर देन वन ऑब्जेक्ट, इसलिए मैंने एस लगा दिया, यहाँ पे भी एस लगा दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या बोल रहे हैं कि एक प्रोनाउन हो या एक से अधिक प्रोनाउन हो, वो ऑब्जेक्ट बन सकता है प्रीपोजिशन का, जिस तरह नाउन बनता है। एग्जाम्पल यहाँ पे समझो, द इशू वॉज सेटल डाउन बिटवीन हिम एंड हर। बताओ प्रीपोजिशन कौन सा है यहाँ पे, बिटवीन। डाउन नहीं, यहां पे डाउन तुम्हारा प्रीपोजिशन की तरह काम नहीं कर रहा है, जबकि डाउन भी प्रीपोजिशन होता है, बट यहां डाउन। अभी मुझे याद दिलाना, मैं इसके बारे में भी बताऊंगा थोड़ी देर में, अभी कंफ्यूज हो जाओगे। ये एक्चुअली पार्टिकल है तुम्हारा वर्ब का, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब कहते हैं इसको, थोड़ी देर में चर्चा करेंगे उससे रिलेटेड भी। बट यहां पे इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन क्या है, बिटवीन है। देखो बिटवीन के बाद दो प्रोनाउन आया है ना, हिम एंड हर, तो बिल्कुल प्रोनाउन भी ऑब्जेक्ट बन सकते हैं प्रीपोजिशन का। तो प्रीपोजिशन कौन सा है सेंटेंस में, दिस वन, दिस इज अ पी। इसको लिख लो। हाँ, राइट डाउन क्विकली।
देखो थर्ड वन, अच्छा बच्चे लोग, कल के क्लास में यानी कि पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा फ्रेज प्रीपोजिशन, करेक्ट? फ्रेज प्रीपोजिशन, उसमें एग्जाम्पल देखे थे, एक से अधिक जब वर्ड साथ में आ जाते हैं और वहाँ पे फर्स्ट वर्ड यदि प्रीपोजिशन से स्टार्ट होता है तो उसको क्या कहते हैं? फ्रेज प्रीपोजिशन, करेक्ट? देखो एक सिमिलर तुम्हारा प्रीपोजिशनल फ्रेज भी होता है, ये मैं बस याद दिला रहा था कल के क्लास का, ये तुम जानते हो, जैसे अकॉर्डिंग टू, इन अकॉर्डेंस विथ, इन स्पाइट ऑफ, ड्यू टू, ओइंग टू, कुछ डबल प्रीपोजिशन भी हो सकता है, कुछ तुम्हारा फ्रेज प्रीपोजिशन भी हो सकता है, करेक्ट? कल का पढ़ के आए हो ना तुम लोग? हाँ, ये देखो प्रीपोजिशनल फ्रेज, यहां पे देखो प्रीपोजिशनल फ्रेज, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, यहां से प्रीपोजिशन का रोल शुरू हो जाएगा स्टूडेंट। देखो प्रीपोजिशनल फ्रेज वही मैच करता है दोनों, प्रीपोजिशन होगा प्लस मॉडिफायर भी हो सकते हैं। मॉडिफायर का मतलब या तो एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब, है ना? या तो ये एडजेक्टिव होगा या फिर ये एडवर्ब होगा, ठीक है? और यहां पे तो एडवर्ब कोई संभावना ही नहीं है, इसलिए मॉडिफायर लिखो, बट ये ऑप्शनल है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब प्लस नाउन या प्रोनाउन, समझ गए ना? जैसे एग्जांपल देखो, आफ्टर द डिफिकल्ट एग्जाम, आफ्टर द डिफिकल्ट एग्जाम, दिख रहा है? यहां से लेके यहां तक पूरा बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशनल फ्रेज, पीपी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा। क्यों? प्रीपोजिशन आया, उसके बाद देखो ये डिफिकल्ट क्या है? मॉडिफायर है, एडजेक्टिव है, और ये देखो ये क्या है? नाउन है, जो नहीं कि हमेशा आएगा, ऐसे भी आ सकता है आफ्टर द एग्जाम, तो वो भी प्रीपोजिशनल फ्रेज ही कहलाएगा। अब देखो बच्चे लोग, इसलिए नहीं मिटाएंगे। अब बताओ यहां पे क्या प्रीपोजिशनल फ्रेज प्रेजेंट है इस सेंटेंस में? यहां प्रेजेंट है प्रीपोजिशनल फ्रेज? क्यों नहीं प्रेजेंट है? ये दोनों को जोड़ो, प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये, यहां प्रेजेंट है बिल्कुल, बिटवीन से लेकर पूरा जोड़ दो, ये सब पीपी है। यानी कि प्रीपोजिशन के बाद जो भी वर्ड्स आ रहे हैं सब किसका हिस्सा बन गया? प्रीपोजिशन का हिस्सा बन गया, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। तो देख रहे हो ना, ये टोटल क्या हुआ? पीपी हुआ, प्रीपोजिशनल फ्रेज। एंड दिस वन इज ऑल्सो बिटवीन से लेके हर तक क्या हो जाएगा? पीपी हो जाएगा। गौर से देखना, समझना चीजों को। अब यहां पे देखना होगा तुम लोग को कि पीपी जो है, पीपी कैन वर्क एज अ एडजेक्टिव, ये पूरा एडजेक्टिव के रूप में भी काम हो सकता है, काम कर सकता है, या इट कैन बी वर्क एज ए एडवर्ब ऑल्सो। ये समुच्चय, यानी कि यहां से लेके यहां तक, कहने का मतलब यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, दे आर प्लेइंग द रोल ऑफ आइदर एडजेक्टिव और एडवर्ब। एक्चुअल में सेंटेंस में ये रोल प्ले कर रहा होता है। हम लोग अभी से देखो क्या था? रूल्स एंड रोल ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या क्या रोल प्ले कर सकता है, यही ना था जी? एंड प्रीपोजिशनल फ्रेज इज इज योर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन हुआ। अब यहां पे देखो, इस सेंटेंस में देखो, यू शुड लीव बिफोर सनराइज, पीपी हो गया। ये पीपी किस तरह काम कर रहा है? एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है कि एडवर्ब की तरह काम कर रहा है? बताना जरा। लिव को मॉडिफाई कर रहा है ना? लिव क्या है? वर्ब है। जो वर्ब को मॉडिफाई करे तो क्या बोलते हैं? एडवर्ब। तो ये जो पीपी है, ये तुम्हारा ये क्या बन गया? यहाँ पे एडवर्ब बन गया। तो पीपी इज प्लेइंग द रोल ऑफ एडवर्ब हियर। बात समझ में आ रहा है ठीक से? यहां पे देखो, द इशू वॉज सेटल्ड डाउन, हाँ, बिटवीन हिम एंड हर। तो सेटल डाउन इज योर वर्ब, पूरा समूचा वर्ब है ये, जिसको फ्रेजल वर्ब कहते हैं। तो क्या हुआ? बिटवीन हिम एंड हर क्या हो गया बताओ? हाँ, ये पीपी क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। होप सो समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत समझने में? चलो इसको लिख लो, इसको फिर से लिख लो वहां पे।
ये हो गया ना कंप्लीट, लिख लिया हो ना बच्चे लोग? जल्दी से लिखो, फटाफट लिखो इसको। तो जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है वो किस तरह काम कर रहा है? एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, वो मॉडिफाई कर रहा है चीजों को। हाँ। थर्ड हो गया, फोर्थ देखते हैं। हाँ। in absence of object, in absence of an object, preposition can play the role of एडवर्ब। बढ़िया समझना है। एग्जाम्पल देखो, प्लीज कम इन। देयर इज ए स्टूडेंट इन द क्लास। Here is the book that you asked for। चलो 3 सेंटेंस है हमारे पास, ठीक है। इसको 1 करते हैं, 2 and 3। बताओ फर्स्ट सेंटेंस में प्रीपोजिशन कहाँ पे है? ये ना। सेकंड में बताओ इन। थर्ड में बताओ फॉर। हाँ, प्रीपोजिशन दिख रहा है ना? तीनों प्रीपोजिशन दिख रहा है। हाँ, दिखने से नहीं होता है, कल भी यही चर्चा कर रहे थे पिछले क्लास में, केवल दिखने से नहीं होता है। बच्चे लोग मत लिखो, अभी बोल रहे हैं ना, नहीं लिखना है। ए सुनाई दे रहा है? नहीं लिखना है अभी, सुनो अच्छे से। अब तुमको ये भी प्रीपोजिशन दिख रहा है, तुमको ये भी प्रीपोजिशन दिख रहा है, और ये भी प्रीपोजिशन दिख रहा है। यहां पे क्या लिखा गया कि यदि ऑब्जेक्ट ना हो किसी भी सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट मतलब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, कहने का मतलब ये है। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है आपका? या तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। तो प्रीपोजिशन उस समय प्रीपोजिशन नहीं रहेगा, उस समय प्रीपोजिशन क्या रोल प्ले करेगा? एडवर्ब का रोल प्ले करेगा। इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है, इन क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। इट इज एडवर्ब। प्लीज कम इन, आ जाओ। समझ गए? हाँ, क्योंकि ये कम को मॉडिफाई कर रहा है। अब यहां पे देखो, देयर इज ए स्टूडेंट इन द क्लास। क्या इनके बाद ऑब्जेक्ट है? क्लास। तो इन क्या हो गया? यहां पे एडवर्ब हो गया, सॉरी प्रीपोजिशन हो गया। देखो वही वर्ड किस तरह चेंज हो रहा है। अब ये देखो, ये थर्ड जानबूझ के दिए हैं कंफ्यूजन के लिए। हियर इज द बुक दैट यू आस्क्ड फॉर। बताओ यहां पे ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है? यहां पे है, तो ये प्रीपोजिशन ही रहेगा अभी भी स्टिल। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट का आ रहा है, सुगंध आ रहा है, तुम लोग को ऑब्जेक्ट का प्रेजेंस पता चल रहा है तो प्रीपोजिशन बन गया। जो ही नहीं कि हमेशा लास्ट में ही हो इसका। कई ऐसे भी सेंटेंस होते हैं कि ऑब्जेक्ट पहले भी आ सकते हैं। तो इन एब्सेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन कैन प्ले द रोल ऑफ एडवर्ब। और देखते हैं, स्क्वायरल, गिलहरी।
squirrel run down the tree. And number 5th is put the gun down. चलो 2 सेंटेंस. स्क्वायरल समझते हो ना, गिलहरी जो पेड़ में चढ़ता है, गिलहरी, यू नो दैट. द स्क्वायरल रन डाउन द ट्री. बताओ यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या है, बताओ. डाउन प्रीपोजिशन ही है ना ये, कि एडवर्ब है ये? कंफ्यूज ना, मस्त कंफ्यूज हुआ है तुम लोग. हाँ, इधर रैन है, इधर डाउन है, उधर ट्री भी है. हाँ, तो क्या करोगे अब, इसको क्या बताओगे? यहीं पे तो रहस्य छुपा हुआ है. बोलो. अभी प्रीपोजिशन, क्योंकि यहाँ पे ट्री है. जब यहाँ पे आ गया तो लिख दो ना प्रीपोजिशन है. अभी फिलहाल के लिए अभी कंफ्यूजन दूर होता है. अभी देखो बच्चे लोग, लिखना मत, यहाँ पे ध्यान दो. ये प्रीपोजिशन बना. क्यों प्रीपोजिशन बना? क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ट्री है. हाँ, हम ये भी जानते हैं कि डाउन द ट्री यदि हम पूरा ले ले तो ये क्या बन गया? पीपी बन गया, प्रीपोजिशनल फ्रेज. ये क्या बन गया? प्रीपोजिशनल फ्रेज बन गया, शॉर्ट में पीपी. अब पीपी क्या चीज का रोल प्ले कर सकता है? या तो एडजेक्टिव या एडवर्ब. किस चीज का रोल प्ले कर रहा है? एडवर्ब का. दोनों रहा ना, ये खूबसूरती है. ये दोनों ही रोल प्ले कर रहा है. तो इट इज प्लेइंग द रोल ऑफ पूरा. पूरा पीपी क्या चीज का रोल प्ले कर रहा है? एडवर्ब का. क्योंकि हम जानते हैं कि एडवर्ब क्या है. एडवर्ब का मतलब, जो एडवर्ब मॉडिफाई करता है वर्ब को या दूसरे एडवर्ब को या फिर एडजेक्टिव को, इसलिए उसको हम मॉडिफायर भी कहते हैं. और एडजेक्टिव को भी मॉडिफायर कहते हैं. तो मॉडिफायर हम दोनों को कह रहे होते हैं, एडजेक्टिव एज वेल एज एडवर्ब को. अब यहाँ पे समझते हैं स्टूडेंट, 5th वन. बताओ तो यहाँ पे प्रीपोजिशन कौन सा है? डाउन. अब तुम इसको बोल दिए प्रीपोजिशन, ठीक है, मान के चलते हैं तुम लोग सही बोल रहे हो. लेट्स से ऑब्जेक्ट है. हाँ, तो गन. इस तरह ऐसा नियम है क्या कि इसके ठीक इधर भी आए तो उसका ऑब्जेक्ट बन सकता है? नो, ये गन पुट का ऑब्जेक्ट है. इसका नहीं हो सकता है, पुट का है. तो इसका मतलब ये प्रीपोजिशन नहीं है. एक्चुअल में डाउन क्या है? एडवर्ब है, क्योंकि पुट को मॉडिफाई कर रहा है ये. क्योंकि ये तो इसका ऑब्जेक्ट है, इससे इसका है पुट डाउन. समझे? तो डाउन क्या हो गया यहाँ पे? एडवर्ब हो गया. जो दिखता है वो होता नहीं है. होप सो समझ में आ गया होगा. इन एब्सेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन कैन प्ले द रोल ऑफ एडवर्ब. हाँ, और ऐसे वर्ब को क्या कहेंगे स्टूडेंट? जो वर्ब अपने अंदर ऑब्जेक्ट ले ले, उस वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे. लिख लिया हो ना? अब 5th रूल समझते हैं. फ्रेजल वर्ब. फ्रेजल वर्ब. फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या है कि स्टार्ट तो होगा वर्ब से, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन. वर्ब प्लस प्रीपोजिशन का कॉम्बिनेशन.
बट इट गिव्स यू द रिजल्ट वर्ब, ये आपको वर्ब ही देगा रिजल्ट, ये प्रीपोजिशन नहीं देगा। अभी तक जितना भी हम लोग बात किए उसमें हम लोग प्रीपोजिशन का बात किए हैं, बट जब वर्ब प्लस प्रीपोजिशन एक साथ मिलता है तो उसका रिजल्ट भी वर्ब ही होता है। इसी वर्ब को एक्चुअली में हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, फ्रेजल वर्ब। जैसे एग्जांपल समझो, जैसे लुक है, लुक वर्ब हुआ ना V1 प्लस इसमें आफ्टर जोड़ दिए। आफ्टर क्या है, प्रीपोजिशन। हाँ देखने में तो लग रहा है ना प्रीपोजिशन। ये क्या बन गया, लुक आफ्टर। लुक आफ्टर, लुक का जो मीनिंग होगा और लुक आफ्टर का जो मीनिंग होगा, दोनों में अंतर है ना। लुक मतलब देखना और लुक आफ्टर मतलब केयर करना, दोनों में अंतर है। तो वर्ब के साथ देखो ये क्या खूबसूरती है प्रीपोजिशन का, कि वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन जुड़ जाता है तो मीनिंग दूसरा क्रिएट कर सकता है। इसका मीनिंग हो गया केयर। और स्टूडेंट ये जो प्रीपोजिशन है इसको हम पार्टिकल बोल रहे होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, इसे क्या बोलते हैं, पार्टिकल बोलते हैं। तो कई बार पार्टिकल एडवर्ब भी हो सकता है और प्रीपोजिशन दोनों ही हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, लुक फॉरवर्ड टू, यूज करते हैं ना ये वर्ड लुक फॉरवर्ड टू, ये क्या है, तुम्हारा फ्रेजल वर्ब है। क्या है, फ्रेजल वर्ब है। लुक फॉरवर्ड टू मतलब तुम देखना चाहते हैं, इसका मतलब तुम इंतजार कर रहे हो उस चीज को लेके। लुक क्या हुआ, वर्ब हुआ, फॉरवर्ड क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, और टू क्या हुआ, एडवर्ब हो गया। और ये फॉरवर्ड और टू क्या है, ये भी एक पार्टिकल है और ये भी एक पार्टिकल है। यानी कि इस फ्रेजल वर्ब में दो पार्टिकल प्रेजेंट है, एक पार्टिकल प्रीपोजिशन के नाम पे प्रेजेंट है और एक पार्टिकल तुम्हारा एडवर्ब के रूप में प्रेजेंट है। समझ गए ना। बट देखो यहाँ पे कंडीशन अलग है, यहाँ प्रीपोजिशन का अस्तित्व खत्म हो जा रहा है। यू सी द डिफरेंस। अभी तक जितना भी चर्चा किए हम लोग, इससे पहले 1 से लेके 4 तक, जहां पे प्रीपोजिशन का वैल्यू था, प्रीपोजिशन दिख रहा था तो प्रीपोजिशन था, या फिर उसका रोल डिफरेंट हो रहा था तो वो एडवर्ब बन जा रहा था। मैं यहां पे ऐसा नहीं है, प्रीपोजिशन है बट जब कंबाइन हुआ वर्ब के साथ तो वर्ब भी बना वो, तो यानी कि प्रीपोजिशन कुर्बान हो गया और वो एक वर्ब के साथ मैच करके एक नया वर्ब क्रिएट कर दिया। ठीक है, ये फ्रेजल वर्ब हुआ। चूंकि मैं ये बता रहा हूं तो ये भी जान लो, वर्बल फ्रेज भी जानते हो तुम लोग, इससे लेना देना नहीं है, मैं बता रहा हूं। स्टूडेंट को ना यहाँ पे दिक्कत होता है फ्रेजल वर्ब और वर्बल फ्रेज में। वर्बल फ्रेज का मतलब है कि वर्ब प्लस दूसरा वर्ब, यानी कि एक ऑक्सिलरी वर्ब और एक मेन वर्ब। जैसे विल हैव, एम गोइंग, दोनों वर्ब है कि नहीं है। विल भी वर्ब है, यानी कि विल भी तुम्हारा मॉडल्स है, मॉडल इज ए वर्ब ना, और ये भी तुम्हारा मॉडल्स है। ये क्या हुआ तुम्हारा, ये ऑक्सिलरी वर्ब है और ये तुम्हारा मेन वर्ब है। आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट, एम गोइंग वर्बल फ्रेज कॉम्बिनेशन। आई विल बी रीचिंग देयर, विल बी रीचिंग, तीनों वर्ड वर्बल फ्रेज। डिफरेंस, इसमें कोई प्रीपोजिशन का रोल है नहीं है, इसमें प्रीपोजिशन का रोल है फ्रेजल वर्ब में। इसलिए फ्रेजल जो शब्द है ये एक्चुअल में प्रीपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और कुछ नहीं। चलो हाँ, समझ गए ना, ये हो गया। जैसे एक सेंटेंस लिखो, हम वर्बली बोल रहे हैं, एवरीवन शुड, राइट डाउन, everyone should take care of, everyone should take care of his parents। अच्छा टेक केयर लिख दिया, सॉरी, ऐसे लिखो, everyone should look after his parents, his parents। तो ये स्टूडेंट क्या हो गया, फ्रेजल वर्ब हो गया। और टेक केयर, लुक आफ्टर का मतलब क्या है, टेक केयर है, टेक केयर करना। जैसे देखो ना, और भी एग्जांपल बहुत सारा दे सकते। गेट का मतलब क्या होता है, कुछ पाना,
अब इसी में तुमने क्या किया, गेट अप कर दिया, अप लगा दिया, तो वो उठना हो गया, वर्ब हो गया। बोलते ना आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गेट मतलब पाना, आई गॉट इट, आई गेट इट, चेंज हुआ ना मीनिंग। तो एक प्रीपोजिशन के इंटरफेरेंस से पूरा वर्ब का मीनिंग भी चेंज हो सकता है। तो ये भी तो रोल है प्रीपोजिशन का, कितना बड़ा रोल है स्टूडेंट, है ना। हाँ, आगे देखते हैं। ये लिखने की जरूरत नहीं है तुम लोग को, ठीक है नहीं, या फिर लिख लेना, क्योंकि दोनों का जो नोमेनक्लेचर लगभग सेम ही लगता है देखने में। सिक्स्थ ए प्रीपोजिशन is never followed by a verb। इसमें क्या बोल रहा है कि प्रीपोजिशन के बाद ना कभी भी वर्ब नहीं आ सकता। क्या कभी भी वर्ब नहीं आ सकता? यदि वर्ब आ रहा है तो दिक्कत है। यू कांट पुट वर्ब आफ्टर प्रीपोजिशन, गलत हो जाएगा सेंटेंस। एग्जाम्पल समझो, she is used to working, number one। they are promised to keeping the price down। अब यहां पे देखते हैं, ये बताओ तुम लोग, यहां प्रीपोजिशन कहां पे दिख रहा है तुम लोग को? टू। अभी मत लिखो भाई, चलो कुछ समझ में नहीं आएगा, ये मत लिखो अभी। यहां देखो, पहले क्या लिखा गया कि ए प्रीपोजिशन इज नेवर फॉलोड बाय ए वर्ब। वर्ब के बाद प्रीपोजिशन कभी आ ही नहीं सकता है। वो हमने तो वर्किंग लिख दिया, गड़बड़ कर दिया ना। तो क्या ये सेंटेंस गलत है? शी इज यूज्ड टू वर्किंग, क्या ये सेंटेंस गलत है? नहीं, सही है। ये जेराउंड है जेराउंड है। ये क्या है? जेराउंड है। बताया ना स्टूडेंट, जेराउंड जो दिखता है वर्ब की तरह, वो वर्ब नहीं रहा, वो बन गया नाउन। जेराउंड मतलब जो VING फॉर्म का वर्ब दिखता हो, बट दे आर एक्टिंग एज अ नाउन। तो ये जो टू है वर्किंग, गलत मत समझ लेना कि यहाँ पे वर्ब क्यों है। ये वर्ब नहीं रहा, ये जेराउंड हो गया। जेराउंड का मतलब ही क्या हुआ? ये नाउन बन गया। तो नाउन तो हो ही सकता है ना प्रीपोजिशन के बाद, वह दिख रहा है वर्ब की तरह। दिस सेंटेंस इज करेक्ट। ये सेंटेंस क्या है? सही है। यहां पे भी देखो, हाँ, किसी स्टूडेंट ने मुझे इस क्लास में किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि सर कौन से स्पेशल कंडीशन के अंदर टू के साथ VING फॉर्म भी आता है। ठीक है, एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा था और मैंने कहा था कि ठीक है, समय के साथ मैं तुमको जरूर बताऊंगा। यही एक्सप्लेनेशन है उसका। टू के साथ ये जेराउंड आ गया, जेराउंड इज अ नाउन, कोई दिक्कत ही नहीं है, नाउन तो आ ही सकता है। यहां देखते, दे आर प्रॉमिस टू कीपिंग द प्राइस डाउन। कीपिंग, ये भी क्या है? जेराउंड है। ये भी क्या है? जेराउंड है। हो गया, टू के साथ आ गया, हो सकता है ना। चलो अब एक नया चीज इंट्रोड्यूस करते हैं। 2 + V1 फॉर्म याद है? क्या बोलते हैं इसको? इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव जानते हो ये भी किस तरह काम करता है? नाउन की तरह काम करता है। जैसे एग्जाम्पल समझो, he loves to sing। नंबर 2,
आई वांट टू गो। ठीक है, 2 सेंटेंस है। अब यहां पे देखना पड़ेगा तुमको। बताओ यहां पे सेकंड में देखो, मतलब यहां 7th में नंबर 1 देखो। बोलो यहां पे प्रीपोजिशन क्या है? टू। टू तो प्रीपोजिशन दिख रहा है ना आपको? हाँ, अभी दिख रहा है, जो दिख रहा है वो देख रहे हैं। अब है नहीं है, थोड़ा देर में पता करते हैं। यहां पे प्रीपोजिशन तुमको दिख रहा होगा टू। हाँ बिल्कुल। अब यहां पे देखो स्टूडेंट, ही लव्स टू सिंग। तो ये जो 2 है ना, ये जो कॉम्बिनेशन में आया है, इसी को हम इन्फिनेटिव कहते हैं। और यहां पे प्रीपोजिशन का अस्तित्व खत्म हो गया। अब यहां पे प्रीपोजिशन का कोई रोल ही नहीं है। क्यों? जब प्रीपोजिशन प्लस V1 बनते हैं तो एक नया वर्ड का आगाज होता है, और उसी शब्द को हम इन्फिनेटिव कहते हैं, और वो जाके बाद में नाउन बन जाता है। तो क्या ही लव्स टू सिंग, ये नाउन बन गया। समझ गए ना? मतलब ये टू सिंग इसका ऑब्जेक्ट बन गया, ये नाउन बन गया तो ऑब्जेक्ट होगा वो। इस तरह आई वांट टू गो, ये टू गो है, क्या है ये? इन्फिनेटिव है। ये क्या बन गया? नाउन बन गया। तो देखो ये गलत बात है ना, ऐसे दिखा देना कि सर प्रीपोजिशन ये है। प्रीपोजिशन बिल्कुल नहीं है। अब प्रीपोजिशन होने के लिए उसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, और ऑब्जेक्ट में क्या होना चाहिए? या तो नाउन होना चाहिए या फिर प्रोनाउन होना चाहिए। हाँ, ये स्टिल अभी प्रीपोजिशन है, इसमें कोई शक। देखो अंतर समझ पा रहे हो तुम लोग? कितना बड़ा अंतर है। जब जेराउंड आ रहा है तो उस समय प्रीपोजिशन का जो अस्तित्व है प्रीपोजिशन जिंदा है, वो काम कर रहा है। बट जब प्रीपोजिशन इन्फिनेटिव का रूप ले रहा है तो वो जिंदा नहीं है, उसका अस्तित्व खत्म हो गया। जैसे तुम्हारा फ्रेजल वर्ब में हो रहा था। तो होप से समझ में आ गया होगा तुम लोग को। तो कम से कम प्रीपोजिशन देखो तो बच्चे लोग ये पता कर लेना कहीं टू इन्फिनेटिव तो नहीं है। समझे ना? क्या टू के बाद यदि आईएनजी फॉर्म है तो कहीं जेराउंड है क्या? ये भी पता होना चाहिए तुम लोग को। लिख लो इसको। दिस आर द रूल्स। अब 1-2 सेंटेंस देंगे हम, बस क्लास इतना ही था। 1-2 सेंटेंस देखेंगे और उसमें तुम लोग फीडबैक देना। बच्चा लोग कुछ समझ में आया तुम लोग को? कुछ भी समझ में आया? सच में समझ में आ गया तुमको? इतना दिमाग कैसे तेज हो गया तुम्हारा? तुम्हारा दिमाग तो है कमजोर, है ना? ठीक हो जाएगा, बस अभी लिखना सीखो। ठीक है, अभी क्लास में रहने का तरीका सीखो, ये भी जरूरी है। जैसे ये बताना तुम लोग, कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं। He is working outside. Is working outside. A. Number 2, there is a chair. There is a chair outside the room. Number 3, a man with the a man in the white shirt is waiting for the bus. Is waiting for the bus. ठीक है, तो 3 सेंटेंस पे काम करते हैं। बोलो नंबर 1, इसमें बताओ प्रीपोजिशन कहाँ पे है? लास्ट में है। हाँ,
ये प्रीपोजिशन एक्चुअली क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। कैसे एडवर्ब बन गया, क्योंकि यहाँ पे वर्ब है। वेरी गुड, बहुत अच्छा पकड़े हो तुम लोग। और ये प्रीपोजिशन, यदि प्रीपोजिशन होता तो कैसा होता है, ये आउट प्लस साइड, डबल प्रीपोजिशन। सेकंड देखते हैं, देयर इज ए चेयर आउटसाइड द रूम, ये बताओ। अच्छा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन रहा है, नहीं तो ये क्या है, प्रीपोजिशन है। आइए पूरा क्या है, पीपी है पूरा, पूरा मतलब आउटसाइड द रूम, ये पीपी है। अब बताओ पीपी किस तरह काम कर रहा है, चेयर को मॉडिफाई कर रहा है। चेयर नाउन है, नाउन को मॉडिफाई करे तो क्या बन गया, वो एडजेक्टिव बन गया। समझ में आया। अब ये बताओ, ए मैन इन द वाइट शर्ट इज वेटिंग फॉर द बस, यहां बताओ प्रीपोजिशन कौन सा है, हाँ फॉर, ये प्रीपोजिशन है और ये इसका ऑब्जेक्ट है, और ये प्रीपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। यानी कि ये पीपी है और ये भी पीपी है, दो पीपी है यहाँ पे, पीपी और ये पीपी। अच्छा ये देखो कैसे काम कर रहा है, समझ में आ गया। ये बताइए पीपी किस तरह काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह, मैन को मॉडिफाई कर रहा है, नाउन को। वेरी गुड, तुम लोग का दिमाग बहुत तेज है। और ये बताओ, क्या बात है, तो अब तो तुम लोग पूरा समझ गया। देखे कितना मिस्ट्री छुपा हुआ है अंदर। दैट्स इट, कंप्लीट।